सुंदरपुर नाम के एक गांव में हेमंत और सुवर्णा नाम के एक दंपति रहते थे। हेमंत बहुत ही अच्छे इंसान थे। वो हर किसी को सहायता करने की कोशिश करते थे उनकी जरूरत पड़ने पर। दूसरी तरफ सुवर्णा बहुत ही कंजूस थी। वो बिल्लियों को भी सहायता ना करे। उनका एक बेटा था जिसका नाम था हरीश, जिसे एक लड़की से बहुत प्यार था और उसने उससे शादी कर ली। उसका नाम था अनामिका। बहुरानी अनामिका जो उस घर में नहीं थी, उसे भी धीरे धीरे पता चल गया उसकी सासू माँ कितनी कंजूस है। एक दिन अनामिका अपनी सासू माँ से कहती है, सासू माँ, मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ, मुझे 200 रुपए चाहिए। सुवर्णा बेहोश हो गई जब उसकी बहू ने इस तरह की बात पूछी। तुरंत उसने सुवर्णा को बिस्तर पर लेटाया। अपनी बहू रानी को देखकर सुवर्णा मन ही मन सोचने लगी, अरे 200 रुपए, अब मैं क्या करूं? इस वजह से तो मेरी तिजोरी में छेद हो जाएगी। इससे पहले कि वो 200 रुपए निकल जाए, मुझे उसे पकड़ के रखना होगा। इस तरह से वो अपने कंजूस दिमाग में सोचने लगी। वो चाहती थी कि बिना पैसे देकर उस परिस्थिति से वो निकल आए। क्या हो गया सासू माँ? बहुत अच्छी बात है, तुम अपने माँ बाप से मिलने जाना चाहती हो बहुरानी। ये अच्छा नहीं होगा अगर मैं अपने हाथों से पैसा दूं, बहुत बुरा हो सकता है। इसीलिए मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकती हूँ। ठीक है सासू माँ, अगर आप अपने हाथों से मुझे पैसे नहीं दे सकती हैं, तो बिस्तर पे रख दीजिए या टीवी के ऊपर रख दीजिए, मैं वहाँ से ले लूंगी। अरे बहुरानी, कहीं भी रखूं वो हानिकारक ही होगा। बहुरानी, एक काम करो, तुम पैदल जाकर अपने माँ बाप से मिल के आओ और वापस आते वक्त बड़े बड़े लड्डू लेकर आना, और उन लड्डू को रास्ते में खा मत लेना, क्योंकि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए भेज रही होगी। बहुरानी, वो सब हमारे लिए है, सावधानी पूर्वक ले आना। अनामिका समझ गई कि वो कुछ भी कर ले अपनी सासू माँ को, पर वो पैसे नहीं देने वाली। पर बहुरानी चाहती थी अपने माँ बाप से मिलना कैसे भी करके। वो इस बारे में सोचने लगी। जब इस बारे में सोच ही रही थी, उसे दूर से एक एम्बुलेंस जाने की आवाज आई और बस तुरंत अनामिका के दिमाग में तरकीब आ गई। वो बाहर आके चलने लगी और जाकर एम्बुलेंस को बुलाई। अनामिका अपनी छाती में हाथ रखकर लंबी लंबी सांसें लेने लगी। इस बीच एम्बुलेंस वहां पर आकर रुकी। उसने कहा कि उसके दिल में दर्द हो रहा है और वो एम्बुलेंस में जाकर बैठ गई। मुझे माधवपुर के सरकारी अस्पताल में ले चलो, मैं वहीं पर अपना इलाज के लिए जाती हूँ हमेशा। वो सांसें फुलाते हुए ऐसे कही। तुरंत एम्बुलेंस उसे वहां से ले गया और माधवपुर के सरकारी अस्पताल में जाके रुका। वो गाड़ी से उतर गई और कही कि वो अकेले चली जाएगी अंदर, और अंदर चली गई। तुरंत एम्बुलेंस भी वहां से चला गया। फिर मुस्कुराते हुए वो अपने माता पिता के घर चली गई, जो कि कुछ ही दूर में था अस्पताल से। इस तरह चालाक बहुरानी अपने मायके पहुंच गई सासू माँ के घर से। वहां जाकर वो अपने माता पिता के साथ 2 दिन रही। फिर वो अपने घर से बस स्टैंड तक चलकर आई और एम्बुलेंस को बुलाई। 5 मिनट के अंदर एम्बुलेंस अनामिका के पास पहुंच गई। मेरे दिल में दौड़ा पड़ा है। मैं सुंदरपल्ली में रहती हूँ, मैं वहीं के अस्पताल में इलाज कराती हूँ, मुझे वहाँ ले चलो। उसने ऐसा कहा। उन लोगों ने उसके बातों पर भरोसा कर लिया और अनामिका को सुंदरपल्ली के अस्पताल तक ले गए। वो उन्हें वहाँ पर छोड़कर चले गए। उसके बाद चालाक बहुरानी अनामिका घर आकर जोर जोर से हंसने लगी। उसकी सासू माँ ने पूछा। फिर अनामिका ने उन्हें अपने जाने आने की पूरी बुद्धिमानी वाली कहानी बताई। सुवर्णा ये सोचकर बहुत खुश हो गई कि उसको एक चालाक बहुरानी मिली गई। तब से बहुरानी अनामिका अपनी बुद्धि के अनुसार सासू माँ के आगे बर्ताव करती थी। एक दिन सासू माँ सुवर्णा सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी। बहुरानी वहाँ पर आके कहने लगी, सासू माँ देखिए, मैं आपको कंजूसी का एक पाठ पढ़ाती हूँ। ऐसा उसने कहा। फिर अनामिका पंखे को बंद कर दिया, टीवी को बंद कर दिया। सुवर्णा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी बहुरानी अनामिका ऐसा क्यों कर रही है, इसीलिए उसे थोड़ा सा गुस्सा आया। बहुरानी, तुम पंखे को टीवी को क्यों बंद कर दे रही हो? ओहो सासू माँ, मैंने इसलिए किया ताकि आपके 4 पैसे बचे। अगर हम ये सारी चीजें बंद कर देंगे तो पैसे कैसे बच सकते हैं? आप ही बताइए, हमें पंखे की क्या जरूरत है? हवा के लिए। अगर आप घर के दरवाजे के सामने बैठ गई तो वहाँ पर बहुत ताजी हवा मिलेगी,
पंखे की जरूरत नहीं होगी। उस वजह से बिजली की खपत कम होगी और इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कम आएगा। पर मैं टीवी देखे बिना नहीं रह सकती। मेरे पास उसके लिए भी एक तरकीब है, सुनिए। फिर देर किस बात की बहू रानी, जल्दी बताओ। कुछ नहीं सासू माँ, आप पड़ोसियों की टीवी की आवाज यहीं से सुन सकती है। वो सुन लीजिए जो खिड़की से आती है, और वहीं बैठे बैठे ठंडी हवा का भी मजा ले लीजिए। दोनों काम साथ ही साथ हो जाएगा। बहू रानी की ये तरकीब सासू माँ सुवर्णा को बड़ा अच्छा लगा। अगर तुम्हारे दिमाग में इस तरह की तरकीबें पहले से थी तो पहले बता देती, हमारी बिजली के बिल बच जाते। मैं तो वैसे इंसान हूँ जो बातों को सुनकर भी समझ जाती, तस्वीरों की जरूरत नहीं पड़ती है। इस खुशी में मेरे लिए 1 कप कॉफी ले आओ जल्दी। अनामिका बिना कुछ कहे किचन में आकर 1 कप कॉफी बनाकर सुवर्णा के लिए ले गई और जाकर उसे दे दी। पर उसमें बहुत कम कॉफी थे, सिर्फ 2 बूंद। ये देखकर सुवर्णा ने कहा, अनामिका, ये कप तो है पर इसमें कॉफी नहीं है। क्यों नहीं है? जरा ध्यान से देखिए, दिखेगा आपको। ये कहकर उसने सुवर्णा को मैग्नीफाइंग ग्लास से दिखाया। उससे कॉफी नजर आ गया। सुवर्णा ने कॉफी उठाया और अपने मुंह के सामने पकड़ के रखा। वो 10 मिनट पकड़ी रही, फिर 2 बूंद कॉफी के उसके जीभ पर जाके गिरे। उसे महसूस हुआ कुछ गिरा। फिर उसके जबान को कॉफी का टेस्ट थोड़ा सा लगा। कॉफी कैसी थी सासू माँ? कॉफी का स्वाद अच्छा था, पर मैं जैसे पीती हूँ वैसा नहीं लगा। सासू माँ, जुबान को पता है कॉफी का स्वाद कैसा होता है। हाँ। तो फिर आपने क्या पिया? कॉफी। ये कॉफी है, कैसे पता चला? मैंने अपनी आँखों से देखा। इसका मतलब आपने कॉफी पिया है। स्वाद लिया पर एहसास नहीं हुआ, लेकिन अच्छा था। तो क्या पंधी है जिसे कुछ नहीं दिखता, या फिर जुबान मर चुका है स्वाद लिए बिना? अगर ये दोनों ठीक से काम कर रहे हैं फिर आप स्वस्थ है सासू माँ, नहीं तो आप तो गई। हाँ, मैं स्वस्थ हूँ। ये कहकर वो अपने कमरे में चली गई। फिर सासू माँ खिड़की के बगल में बैठकर दूसरे के घर से आ रही टीवी की आवाज कान लगाकर सुनने लगी और चालाक बहुरानी अनामिका ये सब देखकर मनी मन हंसने लगी। श्रीरामपुर नाम का एक गांव में एक सासू माँ और एक बहुरानी रहती थी, रागिनी और अनामिका। बस नाम के वास्ते वो सासू माँ और बहुरानी थी, पर माँ बेटी की तरह एक साथ बहुत प्यार से रहती थी। दोनों के ही पति बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। वो दोनों ही कर्मचारी के तौर पे काम करते थे और जो पैसे वो दोनों मिलकर कमा के लाते थे उसी पैसे से उनका खाना पीना रहना होता था। इसी तरह दिन निकलते गए। एक दिन बहुरानी अनामिका बहुत ही चिंतित हो पड़ी और परिवार के आर्थिक स्थिति के बारे में सोचने लगी। एक जगह बैठी उदास बहुरानी को देखकर सासू माँ उसके पास आई और फिर उससे कहने लगी, क्या हुआ बहुरानी, इतनी चिंतित होकर क्यों बैठी हो? सासू माँ, अभी तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, पर कल क्या होगा ये सोचकर मुझे बहुत चिंता होती है। ऐसा है क्या? किसी ने कहा है कि कल कुछ खराब होने वाला है हमारे साथ? अगर हमारे परिवार के साथ कुछ बुरा हो जाता है तो हम कैसे जिंदा रहेंगे सासू माँ, आप ही बताइए ना। रागिनी बहुत अच्छी तरह से समझ गई बहुरानी इस तरह से क्यों कह रही है। ये समझते हुए रागिनी ने कहा, हाँ बहुरानी, मैं दिन पर दिन बुढ़ापे की ओर आगे बढ़ रही हूँ। बीमारियां तो होने ही है, हमारे पास 1 रुपए नहीं, मरने के अलावा हमारे पास कोई उपाय नहीं रहेगा। इसीलिए तो सासू माँ, घर पर बैठे बैठे चुपचाप खाने पीने के अलावा अच्छा होगा कि हम कुछ काम करें या फिर कोई छोटा मोटा व्यापार। अगर ससुर जी और बेटे की कमाई अच्छा खासा हो तो हम उसको खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और जो पैसे हम कमा कर लाएंगे उससे बचा सकते हैं बाद में इस्तेमाल करने के लिए। तुम बिल्कुल सही कह रही हो बहुरानी, पर हम क्या करेंगे? छोटा व्यापार मतलब हम कर तो सकते हैं, पर उसके लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? अगर हम वैसे ही हाथ पे हाथ धरे हुए बैठे रहे तो बस हम सोच ही सकते हैं, पर कोई आसान हल नहीं निकलेगा। फिर बहुरानी बताओ हल कैसे निकलेगा? चलो फिर वही करेंगे। फिर सासू माँ और बहुरानी ने घर पर ताला लगाकर पैदल सड़क पे निकल गए। वो चलते ही जा रहे थे
उन्होंने देखा लोग कई तरह के व्यापार कर रहे हैं सड़क किनारे बैठकर। जब सड़क से जा रहे थे, उन्होंने देखा पास में ही एक पानी पूरी का ठेला। वो बहू रानी जिसे पानी पूरी बहुत पसंद है, वो अपने सपनों में खो गई। सासू माँ रागिनी को ये बात समझ में आ गई। फिर वो अपनी बहू रानी से कहने लगी, अरे बहू रानी, इतनी देर क्यों लगा रही हो? जाओ जाकर खा लो। पर हमें क्या करना है आज ही तुम्हें बताना होगा। हमें एक छोटा सा व्यापार शुरू करना है, जितना मुझे पता है। ठीक है सासू माँ। पानी पूरी खा के अनामिका बहुत खुश हो गई। फिर वो 2 प्लेट पानी पूरी खाई। बाद में जब वो तीसरा प्लेट खा रही थी, उसने देखा वो पानी पूरी के अंदर का पानी। तुरंत उसके दिमाग की घंटी बजी। पानी पूरी में पानी और पूरी, पानी पूरी, पानी पूरी। फिर बहू रानी जो बहुत देर से सोच रही थी, रोशनी की गति की तरह उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसे भूलने से पहले उसने अपना फोन निकाला और रिकॉर्ड कर लिया। फिर ऐसा करने के बाद वो वहां से घर चले गए और जाके सोफे पे बैठ गए। अरे बहू रानी, बहुत गर्मी हो रही है। अगर ऐसे ही गर्मी होती रही तो बहुत मुश्किल होगा इस गर्मी को झेलना, है ना? यही तो हमारे लिए आसान होगा और ये अच्छा व्यापार भी हो पाएगा। कैसे? अरे सासू माँ, चलिए हम एक पानी पूरी स्विमिंग पूल अच्छी जगह पर बनाते हैं और उसके लिए 50 रुपए प्रत्येक इंसान के दर पर टिकट लगाते हैं। इस गांव में सभी तालाबें सूख चुके हैं। किसी कुएं में भी पानी नहीं है, ना ही किसी गटर में तैरने के लिए। तभी तो हमें पानी पूरी स्विमिंग पूल बनाना चाहिए। हर कोई उसमें तैरना चाहेगा, सभी को ठंडा ठंडा महसूस होगा। बहू रानी, ये तरकीब तो बहुत अच्छी है, पर ये सब के लिए हमें पैसे चाहिए होंगे। रागिनी की बातें सुनने के बाद बहू रानी अंदर चली गई। थोड़ी देर के बाद उसने जाकर अपने सोने के कान के बूंदे दिखाए। ये देखकर रागिनी उसे बस देखती ही रही। एक बार उसके हाथ और एक बार उसके कान। बिना सोने के उसके कान बहुत सूने लग रहे थे। तुम अपने सोने के बूंदे रख दो, मैं अपना दे देती हूँ। नहीं सासू माँ, इसे बंधक रख के हम पैसे ले आते हैं, फिर हम पानी पूरी स्विमिंग पूल शुरू करते हैं। बिना एक भी शब्द कहे रागिनी वहाँ से चली गई और सीधा उसे बंधक रखने के लिए सोनार के पास गई। उसे देकर उसे 30,000 रुपए मिले। वो घर आई और आके अपने बहू को सारे पैसे दे दिए। 2 दिनों के अंदर सासू माँ और बहू रानी दोनों ने मिलकर अपने गांव के बस स्टैंड के पास एक पानी पूरी स्विमिंग पूल शुरू कर दिया। फिर बहू रानी अनामिका माइक लेकर कहने लगी, श्रीरामपुर के वासियों, हम यहाँ घोषणा करते हैं, गर्मियों के मौसम को देखते हुए इस मौसम में गर्मियों को झेलना बहुत मुश्किल है। तैरने के लिए ना ही तालाब में, नहर में, कुएं में पानी कहीं नहीं है। फिर हम इस गर्मी को कैसे बर्दाश्त करें? बस एक ही तरीका है, आपको सासू माँ और बहू रानी के पानी पूरी स्विमिंग पूल में आना है। जहाँ बहू रानी सभी को आगे बढ़ के ये बात बता रही थी, उधर सासू माँ रागिनी सभी को एक एक पानी पूरी खिला रही थी। ये पानी पूरी खाइए, सभी कोई पानी पूरी स्विमिंग पूल जरूर आइए और गर्मी से निजात पाइए। आइए आइए। इसी तरह से वो कहने लगे। फिर बहू रानी ने जाकर उस माइक को अपने हाथ ले लिया। कल से इसकी शुरुआत होने वाली है। कल क्योंकि पहला दिन है, इसीलिए हमारे सारे गांव वालों के लिए सिर्फ 50 रुपए लगेंगे। हर कोई इस मौके का लुत्फ उठाइए। हर किसी के लिए एक ही भाव, बड़ा हो या छोटा कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ 50 रुपए 2 घंटे के लिए। अगर आप और ज्यादा चाहते हैं, उसके लिए अलग से पैसे लगेंगे, एक्स्ट्रा चार्जेस प्रति घंटे के दर पर। इस तरह से वो दोनों ने मिलकर पूरे गांव में दिन भर अनाउंसमेंट किया और साथ ही सभी को लुभाने के लिए पानी पूरी भी बांटा गया। इस काम में उनके पतियों ने भी उन्हें सहायता किया। उसके बाद रागिनी और अनामिका ने नारियल फोड़ते हुए पानी पूरी स्विमिंग पूल की शुरुआत कर दी। रागिनी के पति ईश्वर वो टिकट काउंटर में बैठ गए और अनामिका के पति हरि वो टिकट लेकर अंदर भेजने का काम करने लगे। अनामिका सबका नाम लिख रही थी एक एक करके और रागिनी उधर ध्यान रख रही थी, हाथ में एक छड़ी लेते हुए स्विमिंग पूल के तरफ घूम घूम के।
एक के बाद एक जवान हो या बुजुर्ग, बिना भेदभाव के सब आने लगे। इस तरह वो दिन निकल गया। जो भी पैसे आए थे वो लेकर घर वापस आ गए। शाम के वक्त रागिनी, हरि और ईश्वर पैसे गिनने लगे। उधर अनामिका ने झटपट जाके किचन में खाना बनाकर तैयार कर दिया। माँ, आज हमारी स्विमिंग पूल की कमाई 25,000 हुए हैं। ठीक उसी वक्त अनामिका वहाँ पर पहुँच गई और वो पैसे उन्होंने रागिनी को दे दिया। सासू माँ, इन पैसों में 1,000 मेरा, 1,000 पिताजी का, 1,000 हरि का और 1,000 आपका। जैसा अनामिका ने कहा, रागिनी ने बिल्कुल वैसा ही किया। ये जो आज हमने मेहनत किए हैं उसके लिए ये पैसे हैं। फिर पानी का खर्च, बाकी मेंटेनेंस का खर्च को अगर हम निकाल देते हैं तो 15,000 बचते हैं। ये आज के एक दिन का हमारा मुनाफा है। ये सुनकर हर कोई बहुत खुश हो गया और अनामिका के इस पानी पूरी स्विमिंग पूल की उन्होंने बहुत तारीफ की।